अब हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड कैलकुलेट किया। तो आप इसकी जो टर्म है, नहीं इसका जो हेडिंग है, उससे आप समझ गए होंगे कि जब हम इनकम मेथड से कैलकुलेशन करते हैं तो उस दौरान हम देश के भीतर जो लोग हैं, जो कंपनियां हैं, जो उद्योग हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उन सबके इनकम को कैलकुलेट करते हैं। और उसमें हम लोग जो ध्यान रखते हैं वो ये कि हम लोग जो फैक्टर कॉस्ट का इस्तेमाल करते हैं, उस दौरान हम लोग फैक्टर कॉस्ट का उपयोग करते हैं, यानी कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं। और वो जो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है और उससे हम लोग एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब जब हम एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करेंगे तो यहाँ पर हम देश के लोग हों, चाहे वो संस्थाएं हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, इन लोगों ने जो खर्च किया है, जो एक्सपेंडिचर की है, उन सारे एक्सपेंडिचर को हमको ऐड करना है, उन सारे एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करना है और उसके आधार पर हमें नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करनी है। तो एक चीज तो ध्यान रखना है कि किसी व्यक्ति का जो इनकम होगा वो किसी व्यक्ति के लिए एक्सपेंडिचर होगा। तो पहले हमने इनकम मेथड से जो लोगों की इनकम थी, जो संस्थाओं की इनकम थी, जो सरकारी संस्थाओं की इनकम या पब्लिक सेक्टर की इनकम थी, उस इनकम को कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो संस्थाएं जो खर्च कर रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो व्यक्ति हो, संस्था हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो या पब्लिक सेक्टर हो, इनके द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसको हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन करेंगे ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस होगा। This will be this calculation on the basis of the GDP at market price। तो यहाँ पर ये GDP at market price से आपको मूव करना होगा, क्योंकि यहाँ पर फाइनल जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनकी वैल्यू हम एक्सपेंडिचर के लिए लेते हैं। तो इसको डेफिनेशन में अगर देखेंगे तो देखिए, बाय दिस मेथड द टोटल सम ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोला इन्होंने? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे तो वो तो मार्केट प्राइस पर होगा। तो यहां पर टोटल सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि जो टोटल जो गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस की गई और उसके लिए जो एक्सपेंडिचर किया गया, खर्च किया गया विद इन एन इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। यहां पर हम जो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो होगा वो जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, उसके आधार पर होगा। तो एक चीज ध्यान रखना है कि यहां पर जीडीपी एमपी रहेगा, है ना। और जब हम लोग इनकम मेथड में इस्तेमाल कर रहे थे तो वहां पर एनडीपी एफसी था। तो ये दोनों अंतर समझ लीजिए, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब इनकम मेथड का यूज करेंगे तो एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट रहेगा, और जब नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड में जाएंगे तो यहाँ पर फाइनल गुड्स एंड सर्विस है, तो इसीलिए ये जीडीपी एमपी रहेगा। ठीक, तो जीडीपी एमपी जो है यहां पर देखिए तीन चीजों में, अब ये जो एक्सपेंडिचर है इसके तीन हिस्से हैं। क्या क्या हिस्से हैं? तो एक तो है कंजम्पशन, ठीक है, यानी खर्चा। दूसरा है इन्वेस्टमेंट, ठीक। अब जो खर्च जो हमने किया उसको तीन हिस्सों में बांट के खर्च किया। पहला जो खर्चा है वो है कंजम्पशन, यानी हमने चीजें खरीदी, ठीक। हमने क्या किया? चीजें खरीदी। प्राइवेट सेक्टर ने भी खरीदी, पब्लिक सेक्टर ने भी खरीदी, यानी सरकारी उपक्रमों ने भी वस्तुएं खरीदी होगी, और जो प्राइवेट जो लोग हैं, जो निजी व्यक्ति हैं, उन्होंने भी कुछ चीजें या वस्तुएं खरीदी होगी। तो एक सरल भाषा में कि इसके लिए हमने खर्च कितना किया, यानी लोगों ने खर्च कितना किया। दूसरा खर्चा एक और होता है, हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया क्या। तो पहला हो गया कंजम्पशन, दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट। क्या हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया, कोई खर्च किया। तो जो खर्च किया उसके लिए टर्म इस्तेमाल होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन।
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा कि लोग मतलब व्यक्तियों ने क्या इन्वेस्ट किया, प्राइवेट निजी संस्थाओं ने क्या इन्वेस्ट किया, सरकारी संस्थाओं ने क्या इन्वेस्ट किया, पब्लिक सेक्टर्स ने क्या इन्वेस्ट किया, जो भी इन्वेस्ट किया वो भी हमारी जेब से गया, तो वो भी खर्चा है यानी एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। तीसरा है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट भी इसमें आएगा क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी जो एक्सपोर्ट किया उससे आमदनी हुई, जो चीज हमने बनाया और उसे बाहर भेजा तो आमदनी, और अगर हमारे देश में कोई चीज नहीं है हमने बाहर से उसे बुलाया तो हो गया इंपोर्ट, उसके लिए हमें खर्च करना पड़ा। तो इसको भी हम लोग नेट एक्सपोर्ट के रूप में देखते हुए इसे हम ऐड करेंगे GDP MP में। तो GDP MP के 3 हिस्से हुए। GDP MP में क्या क्या चीज आ जाएगा? देयर विल बी 3 फैक्टर्स, वन विल बी कंजम्पशन, द अनदर विल बी इन्वेस्टमेंट एंड द थर्ड विल बी द नेट एक्सपोर्ट। इसी को हमने यहाँ पर इस तरीके से भी बताया है कि जो कंजम्पशन हम करेंगे, व्हाट एवर बी द कंजम्पशन, जिसको हम कहेंगे टोटल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, टोटल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम आराम से इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप लोग लिख रहे हो तो आप आराम से लिख सकते हैं, और चूंकि ये टॉपिक थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है और लोगों को समझने में दिक्कत जाती है, इसीलिए हमने इसको रिपीट भी किया है बार बार कि आपको ये चीजें दिमाग में स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाए। क्योंकि ये जो तीनों मेथड है, नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड, नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड एंड नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड, जिसे हम GBA कहते हैं, ये इकोनॉमिक्स में आपको प्रैक्टिकली यानी व्यवहारिक तौर पर कई जगहों पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जब एक्सपेंडिचर मेथड हम पढ़ रहे हैं तो ये चीज देखना है कि कंजम्पशन कितना हुआ, यानी कि कितना कंज्यूम किया चीजों को और उसके लिए कितना खर्च किया गया। फिर दूसरा ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट यानी जो संस्थाएं हमारे देश में हैं, जो व्यक्ति हमारे देश में, उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया, और नेट एक्सपोर्ट क्या रहा यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अंतर क्या रहा। अब जब आप टोटल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो देखिए ये 2 हिस्से होंगे इसके, पहला प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट और टोटल फाइनल तो लगा ही रहेगा, टोटल फाइनल प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और टोटल फाइनल पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। टोटल फाइनल रहेगा इसमें, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये शॉर्ट में हमने यहां बताया। अब ये प्राइवेट मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट के अलावा यानी सरकार के अलावा जो भी एक्सपेंडिचर हुआ। अब एक व्यक्ति क्या करेगा? अपने घर में टीवी खरीदेगा, अपने घर के लिए कपड़े खरीदेगा, उसके लिए एक्सपेंडिचर करेगा, AC खरीदेगा, लकड़ी फर्नीचर खरीदेगा। ये सब जो खर्चे हो रहे हैं, ये जो खर्च हैं, ये हमारे 2 हिस्से होते हैं इनके। या तो हमारे ड्यूरेबल गुड्स होंगे यानी कि जो कुछ साल 2 साल 5 साल तक चलने वाले होंगे, या फिर डेली यूज के गुड्स होंगे यानी टेंजिबल गुड्स होंगे यानी कि महीने 2 महीने 6 महीने साल भर चलने वाले होंगे, लेकिन एक्सपेंडिचर तो होगा। तो ये जो एक्सपेंडिचर होगा ये कंपनियों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा। इसको हम बोलेंगे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, टोटल फाइनल प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझ गए आप लोग? ठीक। अब इसमें बहुत ज्यादा और जाने की जरूरत नहीं है, इतनी बात समझ जाइए कि गवर्नमेंट के अलावा जितनी भी व्यक्ति संस्थाएं होंगी, उन्होंने जो भी अपने वस्तुओं को खरीदने या सेवाओं को प्राप्त करने के लिए जो जेब से पैसा दिया, जो खर्च किया, उन सबको ऐड कर लेना है। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? तो जो सरकार जो जनता के हित के लिए काम करती है, जनता के लिए खर्च करती है, मान लीजिए मेडिसिन बांटना है, सरकारी अस्पतालों में उन्होंने बोला भाई मेडिसिन बांटना है लोगों को। अब वो मेडिसिन खरीदने के लिए सरकार को पैसा खर्च करना पड़ेगा, बच्चों को भोजन देना है स्कूलों में, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, लोगों को सैलरी देनी है, जो काम किया लोगों ने वेजेस देना है। तो वो सब जो सैलरी देना, पुलिस को सैलरी देना या किसी विभाग के लोगों को सैलरी देना, ये सब क्या है?
है, सरकार खर्च कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है। और वो एक्सपेंडिचर क्यों कर रही है? क्योंकि उसके बदले में सरकार काम ले रही है, कुछ सेवाएं ले रही है। तो सरकार किसी वस्तु, सेवा इत्यादि के लिए जो खर्च करती है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो प्राइवेट टोटल फाइनल प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड टोटल फाइनल पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये दोनों एक्सपेंडिचर समझ गए आप। फिर चलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि कुछ पूंजी बन रही है, खर्च तो हो रहा है लेकिन साथ में पूंजी भी बन रही है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है, इसके अंतर्गत देखिए क्या चीज आएगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंतर्गत दो चीजें आएंगी, एक तो रहेगा फिक्स्ड और दूसरा रहेगा करंट। CURRENT करंट, इसका मतलब हुआ स्टॉक। करंट में दो चीजें रहेंगी, स्टॉक, और स्टॉक को हम लोगों को रखना है स्टॉक चेंज इन स्टॉक, यानी कि जो चीजें हमारे पास थी उसकी कीमत शुरू में कितनी थी और बाद में कितनी हो गई, तो हो गया चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये हो गया करंट। तो देखिए फिक्स्ड और करंट, ये दो हिस्से हो गए इसके। किसके दो हिस्से हो गए? इन्वेस्टमेंट के। यानी इन्वेस्टमेंट मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि इससे कुछ कैपिटल बनता है, हमारे पास कुछ कैपिटल आता है। तो देखिए फिक्स्ड ये हुआ कि ये लंबे समय तक चलने वाला इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इसको बोला जाता है, या तो लॉन्ग टर्म बोलेंगे यानी लंबे समय तक चलने वाला, या फिर फिक्स्ड बोलेंगे, और इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। शॉर्ट में मैंने लिखा है GDCF, है ना। अब इसके दो हिस्से हो गए, एक पब्लिक नेचर के हो गए और दूसरे प्राइवेट नेचर के हो गए। अब देखिए ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट के दो हिस्से हो गए, पहला फिक्स्ड दूसरा करंट। फिक्स्ड के अंतर्गत दो हिस्से हो गए, पब्लिक नेचर एंड प्राइवेट नेचर। पब्लिक नेचर में क्या होगा, यानी कि जो सरकार खर्च करती है। पब्लिक नेचर मतलब सरकार जनता के लिए खर्च करती है। तो जैसे सड़क बनाना, मेकिंग रोड्स, रेल के ट्रैक बिछाना, ठीक, फ्लाईओवर्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, ये सब खर्च हो रही है सरकार के द्वारा। लेकिन ये सरकार किसके लिए कर रही है? लोगों के लिए कर रही है, और ये पब्लिक नेचर का खर्चा है। और ये पब्लिक नेचर के खर्च को हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में रखते हैं। फिर दूसरा हिस्सा जो गवर्नमेंट के द्वारा यानी पब्लिक नेचर का नहीं है, वो क्या होगा? प्राइवेट नेचर। जो पब्लिक नेचर का नहीं है वो प्राइवेट नेचर। प्राइवेट नेचर में क्या आ जाएगा? जैसे किसी व्यक्ति ने फैक्ट्री लगाई, उद्योग लगाया, मशीनरी लगाई, प्लांट्स लगाया, बिल्डिंग बनाई, है ना, सब खर्च तो किया, लेकिन क्या हो रहा है? कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, उससे पूंजी का निर्माण हो रहा है, प्राइवेट नेचर का। ठीक, व्यक्तियों के द्वारा, कंपनियों के द्वारा, उद्योगों के द्वारा, और ये फैक्ट्रीज, प्लांट्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स वगैरह, ये हो गया क्या? फिक्स्ड ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी इन्वेस्टमेंट के दो हिस्से, फिक्स्ड एंड करंट। फिक्स्ड के दो हिस्से, पब्लिक नेचर एंड प्राइवेट नेचर। पब्लिक नेचर में सरकार के द्वारा किया गया खर्चा, और प्राइवेट नेचर में सरकार के अलावा लोगों के द्वारा जो खर्च किए गए प्लांट्स के लिए, मशीनरी के लिए, बिल्डिंग के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, जो ऐसे गुड्स के लिए या ऐसी सर्विसेज के लिए जो लंबे समय तक रहने वाला है और उससे कैपिटल का निर्माण होगा। तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में ये चीजें आएंगी। करंट में ये आता है कि जो स्टॉक है, स्टॉक मतलब ये हुआ कि भाई पहले कोई चीज खरीदा है, जो मशीनरी है या कोई प्लांट्स है या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमने पिछले सालों में खरीदा, लेकिन उसकी वैल्यू तो चेंज हो रही है, वैल्यू इज गेटिंग टू बी चेंज। तो पिछले साल हमारे पास स्टॉक में कितना था और जो लास्ट यानी उस साल के अंत में कितना था, अब वही चीज क्या होगी? अगले साल में भी कैरी करेगी। तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है और
जो नए साल में जो ओपनिंग स्टॉक है, इन दोनों के बीच का अंतर ये हो जाता है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। यानी कि इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि किसी चीज की वैल्यू साल के शुरू में कितनी थी और साल के अंत में कितनी थी, तो वो जो इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है तो उसके वैल्यू में चेंज कितना हुआ साल के शुरू में और साल के अंत में। अगर मान लीजिए वैल्यू कम हो गई तो स्वाभाविक है आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट जो था उसमें कमी आ जाएगी, और अगर वो जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ था उसकी वैल्यू अगर साल के अंत में बढ़ गई तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो करंट जो होता है इसमें स्टॉक चेंज को रखा जाता है। ये गुड्स भी हो सकते हैं या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड इन द लास्ट ऑफ द ईयर। तो यहां पर ये चीज आ गई। और तीसरा हिस्सा हो गया नेट एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब देखिए ये तीनों हिस्से आपके सामने आ गए। क्या निकाला आपने, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाला, ठीक, क्लियर हो गया। जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपने निकाला जिसमें आपने कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट को रखा। जब आप कंजम्पशन की बात कर रहे थे तो टोटल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंतर्गत प्राइवेट और पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे। जब आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे तो आप फिक्स्ड एंड करंट की बात कर रहे थे, और जब आप नेट एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहे थे। तो अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए, इफ ऑल दीज थ्री आर एडेड देन वी विल गेट द जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो हमें क्या मिल जाएगा, उसमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलेगा। तो इसको ही हमने यहां पर एक फॉर्मूले से आपको दिखाया है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए आप कंजम्पशन, टोटल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रखिए, इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन रखिए, और साथ में आप जो है नेट एक्सपोर्ट को भी उसमें ऐड कर दीजिए। तो आपका टोटल ये निकल आएगा जीडीपी एट एमपी। लेकिन जीडीपी एट एमपी से काम नहीं चलेगा, हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। हमें क्या चाहिए, नेशनल इनकम निकालने के लिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए। तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर जीडीपी एट एमपी है। अब जीडीपी एट एमपी जो है उसमें अगर आपने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड कर दिया तो क्या हो जाता है, ये जीएनपी एट एमपी हो जाएगा। जीएनपी मतलब तो आप समझते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि हमारे देश के बाहर जिन लोगों ने आय की उनकी आय को जोड़ना है, और हमारे देश के भीतर जिन लोगों ने आय की उनको घटा लेना है। तो जीडीपी एट एमपी जो है, अगर जीडीपी एट एमपी जो है उसमें आप नेट फैक्टर इनकम एट एब्रोड को ऐड कर दीजिए तो क्या निकल आएगा जीएनपी एट एमपी, है ना, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऑलरेडी जीडीपी एट एमपी तो था ही, बस उसमें हमने क्या जोड़ दिया, नेट फैक्टर इनकम एट एब्रोड, यानी कि जो हमारे देश के लोगों ने दूसरे देश में आय अर्जित की उसको ऐड करो, और हमारे देश में दूसरे देश के लोगों ने जो आय अर्जित की उन्हें माइनस कर लो, तो एनएफआईए। तो जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू जीएनपी एमपी। क्लियर हो गई बात। फिर देखिए जीएनपी, अब जीएनपी एमपी से काम नहीं चलेगा, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इससे ही हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जीएनपी एट एमपी जो निकाला है, अगर मान लीजिए जीएनपी एमपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा, एनएनपी एमपी आ जाएगा, हो जाएगा ना। अगर आप जीडी जो हमारे पास जीएनपी एमपी निकला है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अगर इसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो एनएनपी एमपी हो जाएगा। हमने ये फॉर्मूले में देखिए क्या लिखा है, ये इसके बदले में हम यहां पर लिख सकते थे जीडीपी एमपी प्लस नेट, जो यहां पर हमने लिखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यही जो ऊपर लिखा हुआ है ना इसको यहां पर हमने लिख दिया, ठीक, और इसमें से क्या माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन।
इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया तो क्या निकल गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, मार्केट प्राइस के ऊपर एनएनपी। और नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जब इस मार्केट प्राइस में से आप क्या माइनस कर देंगे, जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, जो भी टैक्सेज हैं उसे माइनस कर देंगे, तो क्या निकल आएगा, आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल आएगा। अब बताइए आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। देखिए अब फिर से वापस एक बार जाइए, हमने एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी निकाला, जीडीपी एमपी निकाल करके हमने जीएनपी एमपी निकाला, जीएनपी एमपी, एमपी मार्केट प्राइस, जीएनपी एमपी निकाला, ठीक है। और जीएनपी एमपी निकालने के बाद उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो क्या निकल गया, एनएनपी एमपी निकाला। और एनएनपी एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हो गया। अब यहां पर आपने एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लिया तो आपका पर्पस पूरा हो गया। क्यों, क्योंकि नेशनल इनकम क्या चीज होती है, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज द नेशनल इनकम। तो आपका मकसद पूरा हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड से आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लिया। अब मान लीजिए आप जो है ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो अब आपको दिक्कत आएगी कि यार इसमें बहुत सारे टेक्निकल चीजें आ गई है कि ये जीएनपी एमपी, जीडीपी एमपी, एनएफआईए ये सब कहां से आ गया। तो भाई इसके लिए थोड़ा आप पीछे के वीडियो जो है हमारे उन्हें देखिए, उसमें बहुत से हमने कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझाया हुआ है कि अगर मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना है तो एमपी जो मार्केट प्राइस को कैलकुलेट किया हुआ है, तो मार्केट प्राइस का मतलब है जिस कीमत पर कोई भी खरीदार वास्तविक तौर पर चीजों को खरीदता है। और जब मार्केट प्राइस रहता है तो उसमें फैक्टर कॉस्ट के साथ साथ क्या जुड़ जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जुड़े रहते हैं। फैक्टर कॉस्ट के साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको ये चीज समझने के लिए थोड़े पुराने जो पिछले वीडियोज हैं उसे देखने के लिए आप जो लिंक हो गया, लिंक हमारे इस वीडियो में ऑलरेडी रहता है, उससे आप उस वीडियो पे जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको जो लगे आप उसमें करिए और सीखिए। मेन मकसद हमारा यही है कि आपका जो गुणवत्ता है, आपकी जो पढ़ाई की जो क्षमता है वो बढ़े और आपकी लर्निंग कैपेसिटी डेवलप हो, और यही हमारा मकसद है। और हम आसान भाषा में आपको एक बार और बता देते हैं ये चीज कि जब आप जीडीपी मार्केट प्राइस आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसमें नेट फैक्टर इनकम एट एब्रोड, और एनएफआईए को भी हमने समझाया। नेट फैक्टर इनकम का मतलब क्या हुआ कि जो दूसरे देश के लोग हमारे देश में आकर के आय अर्जित कर रहे हैं और हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाकर जो आय अर्जित कर रहे हैं उनके बीच का जो अंतर है वही है नेट फैक्टर इनकम एट एब्रोड। उसको आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस में जोड़ दीजिए। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में जब ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जीएनपी एमपी हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है, हमारे देश के लोग जो बाहर जाके आय अर्जित करते हैं और जो दूसरे देश के लोग जो हमारे देश में आके आय अर्जित करते हैं उसका इसमें कैलकुलेशन में रहता है। तो जीएनपी का टॉपिक आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये। फिर आपको जरूरत किसकी है, एनएनपी है। तो अब जीएनपी से तो काम नहीं चलेगा, तो आप एनएनपी निकालना चाहते हैं। तो एनएनपी कैसे निकलेगा, तो एनएनपी निकालने के लिए आपको जीएनपी आपके पास है, और जीएनपी का मतलब क्या हो गया, अगर आप जीएनपी में से अगर आप एनएनपी निकालना चाहते हैं, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। जो चीजें जो पिछले साल की थी वो इस साल उसकी उतनी कीमत नहीं है, थोड़ा माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसी को बोलते हैं ह्रास, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो जब हम किसी पुरानी चीज को नए साल में लेकर के आते हैं तो उसकी वही वैल्यू नहीं होगी जो पिछले साल थी, तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो एनएनपी एट एमपी दैट इज इक्वल टू जीएनपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब आप देखिए एनएनपी एमपी भी आपने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए आपको, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट में मतलब क्या रहता है, टैक्स नहीं रहता है, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स नहीं रहता। और एनएनपी जब आप मार्केट प्राइस निकालेंगे तो उसमें टैक्स भी रहेगा। तो एनएनपी एमपी इसमें से जो है आप माइनस कर दीजिए किसको, तो
टैक्सेस को, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको आप जो है माइनस कर दीजिए। तो जो भी टैक्सेस उसमें इन्वॉल्व था वो माइनस हो गया एनएनपी मार्केट प्राइस से, तो आपके पास शुद्ध एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बच गया, और वो जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हुआ वो नेशनल इनकम हो गया। तो इस तरह से आप नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें यह सवाल उठता है कि क्या इसमें भी हमें कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं? तो हाँ, इसमें भी आपको कुछ प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे। क्या प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे? तो देखिए, अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल रहे हैं कैलकुलेशन नेशनल इनकम का, तो ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर शुड बी टेकन। आप केवल अंतिम जो खर्चे हैं, अंतिम जो फाइनल एक्सपेंडिचर है, उन्हीं को आप अकाउंटिंग में लेंगे, केवल फाइनल एक्सपेंडिचर को लेंगे। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर या फैक्टर एक्सपेंडिचर को नहीं लेंगे। क्या लेंगे? ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर शुड बी टेकन। दूसरी प्रिकॉशन ये रखना है आपको कि एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स नॉट बी टेकन। अगर मान लीजिए किसी फर्म ने, किसी व्यक्ति ने, किसी उद्योग ने सेकेंड हैंड गुड खरीदा है, वस्तु खरीदा है, तो उसको भी इस कैलकुलेशन एक्सपेंडिचर में नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत पहले दी जा चुकी है और आप जो कर रहे हैं उसको इस कैलकुलेशन में नहीं रख सकते। तो दूसरी चीज ये, तो एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स नॉट बी टेकन। तो दो चीज हो गई। पहली चीज ये कि केवल फाइनल एक्सपेंडिचर को रखना है। दूसरी बात ये कि सेकेंड हैंड गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर किया उसको नहीं रखना है। तीसरी बात ये, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट इज नॉट इंक्लूडेड। गवर्नमेंट इज नॉट इंक्लूडेड। जो सरकार के द्वारा जो ट्रांसफर पेमेंट वगैरह किए जाते हैं, ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या हुआ? सरकार अपने खजाने से जो बहुत सारे खर्चे करती है, जैसे स्टूडेंट्स को ग्रांट देती है ना, वेलफेयर स्कीम के लिए पैसा खर्च करती है, सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसा खर्च करती है, तो ये सब जो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट होता है, यानी कि सरकार अपने खजाने से पैसा उनको दे देती, बदले में उनके पीछे कोई काम या कोई वस्तु नहीं लेती। सरकार जब ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स करती है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पेमेंट का मतलब क्या हुआ कि सरकार उसके बदले में कोई ना तो वस्तु ले रही है ना कोई सेवा ले रही है, तो क्या हो जाता है, उसको भी एक्सपेंडिचर मेथड में जब आप कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम की, तो उसे आप शामिल नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एट एक्सपेंडिचर मेथड निकलेगा, जिसमें आप कंजम्पशन, टोटल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को रखेंगे, इन्वेस्टमेंट यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को रखेंगे, और नेट एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच के अंतर को रखेंगे, जिससे आप फाइनली कैलकुलेट करेंगे जीडीपी एमपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करेंगे। जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपके पास आ जाएगा, उसमें आप नेट फैक्टर इनकम एब्रोड को ऐड कर देंगे, तो वो आ जाएगा जीएनपी एमपी। जीएनपी एमपी से आप लोग अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा एनएनपी एमपी यानी एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए आप जो है एनएनपी एमपी में से जो भी इनडायरेक्ट टैक्स जो लगाए गए थे सरकार के द्वारा, अगर उसे आप माइनस कर देंगे, जो पता होता है कैलकुलेशन करने वाली संस्थाओं को, अगर उसे माइनस कर देंगे तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा, जो कि नेशनल इनकम होगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। इसको भी हमने डिफाइन करने की प्रोसेस में आपको बताया कि टोटल सम ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर विद इन एन इकोनॉमी is estimated to obtain the value of domestic income। और इसके अंतर्गत जो चार चीजें मैंने यहां बताई थी वो यहां भी लिखा है कि इसमें जो है ये फाइनल एक्सपेंडिचर अपन को लेना है ना, we have to take the private final expenditure, government final consumption expenditure, private final consumption expenditure, government final consumption expenditure जो इसमें कंजम्पशन के हिस्से में था, है ना। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आपको जीडीसीएफ जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन था वो मैंने बताया, और नेट एक्सपोर्ट को भी आपको इसमें लेना है। तो इसमें एक्सपेंडिचर मेथड से जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या सावधानी रखनी
रखनी होगी और आपको जब उसको कैलकुलेट करने के लिए किन किन फैक्टर्स की जरूरत होगी और साथ ही साथ क्या क्या फॉर्मूले इससे बनते हैं, इनके बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। अगले वीडियो में हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी इसी टॉपिक से संबंधित आपको मिलेगी, वो प्रोडक्ट मेथड पर आधारित होगा, जिसको हम लोग ग्रॉस वैल्यू मेथड भी कहते हैं या जिसको आउटपुट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि आजकल जो कैलकुलेशन होता है जो हमारे देश में वो ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड पे होता है, तो इसीलिए वो जानकारी भी जरूरी होगी आपके लिए। तो फिलहाल यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड को फिनिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।